Dear students, Namaste. I am once again before you for class 9 students with subject history. Today our topic will be the abolition of slavery. The abolition of slavery, and after that the revolution and everyday life. The revolution and everyday life. Before it, we have read in previous class about did women have a revolution. उसमें हमने जाना था कि वुमेन्स का स्ट्रगल फॉर इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, किस तरह का स्ट्रगल उन्होंने किया, और अल्टीमेटली हमने जाना कि इन 1946 they owned the right to vote. This was one of the political right. This was one of the political right. We have read in previous class. The abolition of slavery. Slavery means होता है गुलामी, दास्ता, और एवोल्यूशन का अर्थ होता है उन्मूलन, दास्ता का अंत, गुलामी का अंत. हमने रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट के बारे में जाना कि 1792 में जब फ्रांस को रिपब्लिक घोषित किया गया तो रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट के हाथ में पावर आया, और उसके बाद जैकोबिन रेजिम लेड बाय मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, उसने क्या किया, उसका जो एक सबसे रिवोल्यूशनरी सोशल रिफॉर्म था जैकोबिन रेजिम का, वह था द एबोलिशन ऑफ स्लैवरी इन द फ्रेंच कॉलोनीज. द एबोलिशन ऑफ स्लैवरी इन द फ्रेंच कॉलोनीज. फ्रांस के जो भी उपनिवेश थे वहां से स्लैवरी का उन्मूलन, यह एक रिवोल्यूशनरी रिफॉर्म्स था, सोशल रिफॉर्म्स था जैकोबिन रेजिम का. उस जमाने में क्या था, फ्रांस के जो कॉलोनीज थे, खास करके द कैरिबियन कॉलोनीज जो थे, जैसे मार्टिनिक, गॉडेलोप, सैन डोमिंगो, वह इंपोर्टेंट सप्लायर था कमोडिटीज का, जैसे टोबैको, इंडिगो, शुगर एंड कॉफी का. ये इंपोर्टेंट सप्लायर हुआ करता था. लेकिन उस प्लांटेशन के लिए वर्कर्स चाहिए, लेबर चाहिए. लेकिन क्या था कि the reluctance of Europeans to go and work in distant and unfamiliar lands, यूरोपियंस का डिस्टेंट एंड अनफैमिलियर लैंड्स में जाकर के काम करना, ये उससे वह अनिच्छुक था, जिसका मतलब था a shortage of labor on the plantations. प्लांटेशन में लेबर का शॉर्टेज हो जाना. तो इस तरह की समस्या पैदा हुई. लेकिन इसको मेट किया गया, इसको निपटाया गया बाय ट्रायंगुलर स्लैब ट्रेड बिटवीन यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका. यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका, इनके बीच में एक ट्रायंगुलर स्लैब ट्रेड करवाया गया. इसमें क्या हुआ, इसमें क्या था कि, और ये स्लैब ट्रेड स्टार्ट हुआ था 17th सेंचुरी में. दिस स्लैब ट्रेड बिगन इन द 17th सेंचुरी. इसमें क्या होता था, ये जो ट्रायंगुलर स्लैब ट्रेड वाला जो प्रोसेस था, उसमें क्या था, फ्रेंच मर्चेंट्स सेल्ड फ्रॉम द पोर्ट्स ऑफ बोर्डे एंड नांतेज. बोर्डे और नांते पोर्ट हुआ करता था, बंदरगाह. ये कहां था, यूरोप, फ्रांस. और
वहां से वह उसका सेलिंग स्टार्ट होता था, वह वहां से स्टार्ट करता था वॉयज, और वह पहुंचता था कहाँ? अफ्रीकन कोस्ट, जहां वह वहां के जो लोकल चिफ्टेंस होते थे, लोकल जो सरदार होते थे, वहां से स्लैब को खरीदता था। वह वहां से क्या करता था? वेयर दे बॉट स्लैब्स फ्रॉम लोकल चिफ्टेंस, और वह उसके बाद लोकल चिफ्टेंस से जब वह स्लैब्स को खरीदता था, उसके बाद उसको ब्रांड करता था और सैकल्ड कर दिया, माने उसके हाथ में हथकड़ी लगा दिया, सैकल्ड कर देता था। और उसके बाद उन सारे स्लैब्स को शिप्स में टाइटली पैक्ड कर दिया जाता था, ठूस ठूस करके भर दिया जाता था ना। और 3 month लॉन्ग वॉयज अक्रॉस द अटलांटिक, अटलांटिक जो ओशन है उस पर लगातार 3 मंथ का वह वॉयज होता था, समुद्री यात्रा, और अल्टीमेटली वह कैरिबियन कंट्रीज पहुंचता था, जहां दे वेर सोल्ड टू प्लांटेशन ऑनर्स, जहां उन स्लैब्स को प्लांटेशन ऑनर के हाथ से बेच दिया जाता था। दिस वाज द ट्रायंगुलर स्लैब ट्रेड। इस तरह से ये जो स्लैब है, उस स्लैब से, स्लैब के एक्सप्लॉयटेशन से ये संभव हो पाया कि यूरोप में जो एसेंशियल कमोडिटीज का ग्रोइंग डिमांड था, डिमांड जो बढ़ रहा था, एसेंशियल कमोडिटीज जैसे शुगर, कॉफी, इंडिगो जैसे कमोडिटीज का जो डिमांड था, उसको इससे माने स्लैब के ट्रेड से ही संभव हो पाया। यह स्लैब के ट्रेड से ही ये संभव हो पाया। और इस तरह से ये जो पोर्ट था फ्रांस का, बोर्डे और नांते, वो फ्लोरिश हुआ, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को प्राप्त किया। ये वजह रहा स्लैब ट्रेड से ही, स्लैब ट्रेड से ही वो फ्लोरिश किया, वह समृद्धि को प्राप्त किया। उसके बाद देखिए, ये जो स्लैब ट्रेड था, निश्चित तौर पर एक इनह्यूमन प्रैक्टिस था, अमानवीय व्यवस्था थी ये। लेकिन थ्रू आउट द 18th सेंचुरी, पूरे 18वीं शताब्दी में ना, ये जो स्लैवरी था फ्रांस में, ये जो गुलामी दास प्रथा थी फ्रांस में, उसके प्रति उसका कोई आलोचना नहीं कर रहा था। बहुत लिटिल क्रिटिसिज्म, माने थोड़ा बहुत आलोचना हो रहा था, बहुत हद तक आलोचना नहीं हो रहा था। एक्चुअली नेशनल असेंबली, आपको पता है कि नेशनल असेंबली के जो मेंबर्स होते थे, वह प्रॉस्पेरस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, लिटरेट मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, वह उसके मेंबर थे। एक्चुअली उन्होंने क्या किया, ये जो व्यवस्था थी, ये जो स्लैवरी था, उस पर लॉन्ग डिबेट उन्होंने किया ना। क्या किया? लॉन्ग डिबेट। द राइट्स ऑफ मैन शुड बी एक्सटेंडेड टू ऑल फ्रेंच सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग दोज इन द कॉलोनीज। द राइट्स ऑफ मैन, उसमें यदि राइट्स ऑफ मैन की बात होती तो स्लैवरी का ऑलरेडी उन्मूलन हो जाता। तो उस पर वह लॉन्ग डिबेट किया, तर्क वितर्क किया, और उसमें इस पर डिस्कस किया कि राइट्स ऑफ मैन जो है उसको एक्सटेंड किया जाए फ्रांस के बाहर उसके कॉलोनीज तक। लेकिन बट इट डिड नॉट पास एनी लॉज। उसने इस पर लॉन्ग डिबेट तो किया, लेकिन कोई कानून नहीं बना पाया। इसके पीछे वजह था fearing opposition from businessmen whose incomes depended on the slave trade। ना, उसको डर सता रहा था कहीं इससे बिजनेसमैन जो है, जिसका पूरा का पूरा इनकम इसी स्लैव ट्रेड पर निर्भर है, वह हमसे रूठ न जाए, हमसे वह दुखी ना हो जाए, इसलिए वह उस पर कोई कानून नहीं बना सका। लेकिन जब कन्वेंशन का शासन हुआ, कन्वेंशन आया, नेशनल असेंबली का रीनेम हुआ कन्वेंशन के तौर पर 1794 में,
तो उसने क्या किया, उसने कानून बनाया टू फ्री ऑल स्लैव्स इन द फ्रेंच ओवरसीज पोजेशंस। उसने कानून बनाया कि ठीक है, सारे स्लैब्स को फ्री कर दो, जितने भी फ्रेंच ओवरसीज पोजीशन फ्रांस के अधीन उसके कॉलोनी में जो भी स्लैब्स है उसको आप फ्री कर दें। इस तरह का कानून बनाया गया, लेकिन ये शॉर्ट टर्म के लिए ही था। आफ्टर 10 years, आफ्टर आफ्टर 10 years, आपको पता है कि 1804 में 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट के हाथ में फ्रांस की सत्ता आती है, और जैसे ही नेपोलियन बोनापार्ट सत्ता में आया उसने स्लैवरी को री इंट्रोड्यूस कर दिया, स्लैवरी को फिर से बहाल कर दिया, स्लैवरी जो सिस्टम था उसको। इस तरह से आपने देखा, लेकिन स्लैवरी का जो फाइनली एवोल्यूशन होता है फ्रेंच कॉलोनी से, वह होता है 1848 में। 1848 में दिस वाज द एवोल्यूशन ऑफ स्लैवरी। ये टॉपिक हमने पढ़ा। उसके बाद हमारा जो टॉपिक है आज का, वह है द रिवॉल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। द रिवॉल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ संभवतः ये लास्ट टॉपिक है। इसके बाद कंक्लूजन में नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में हम लोग जानेंगे, अलग क्लास में जानेंगे, थोड़ा डिटेल्स में हम लोग जानेंगे नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में। इसलिए इस क्लास में इसको इनकॉर्पोरेट में हम कर रहे हैं। यदि इसको हम इनकॉर्पोरेट करते हैं तो ये वीडियो जो है सो लेंथी हो जाएगा। तो आज हम लोग यहीं तक रखेंगे, द रिवॉल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। इसमें कहा जा रहा है कि क्या पॉलिटिक्स जो है वह लोग जो कपड़े पहनते हैं, लोग जो लैंग्वेज बोलते हैं, लोग जो किताबें पढ़ते हैं, क्या पॉलिटिक्स में वो ताकत है उसको बदल सकता है? करा कि द ईयर्स फॉलोइंग 1789 इन फ्रांस सॉ मेनी सच चेंजेज इन द लाइव्स ऑफ मेन, वुमन एंड चिल्ड्रन। इसमें क्या हुआ कि रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ने एक कानून पास किया, और वह कानून ने इन तमाम चीजों को बदल के रख दिया। और वह कानून क्या था? द एबोलिशन ऑफ सेंसरशिप। द एबोलिशन ऑफ सेंसरशिप। सेंसरशिप क्या होता है? प्रतिबंध लगाना, रोक लगाना। यदि कोई भी इसको हम ऐसे जान लें कि इन द ओल्ड रेजिम के बारे में तो आपको जानकारी होगी कि इंस्टीट्यूशंस ऑफ फ्रांस, सिस्टम ऑफ फ्रांस बिफोर 1789, फ्रेंच सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशंस बिफोर 1789, ओल्ड रेजिम। तो ओल्ड रेजिम में क्या हुआ? ओल्ड रेजिम के दौरान क्या था? जो भी रिटन मटेरियल होता था या कल्चरल एक्टिविटीज होता था, जैसे बुक्स, न्यूज़पेपर्स, प्लेज, इसको तब उसको पब्लिश किया जाता था या उसको परफॉर्म किया जाता था जब तक कि उस पर राजा का माने सेंसर ऑफ द किंग का ये अप्रूव नहीं हो जाता था। द सेंसर ऑफ द किंग यानी राजा के सामने से वह जब तक गुजरता नहीं था तब तक यह अप्रूव्ड नहीं होता था। उसको ना पब्लिश किया जा सकता था और ना ही उसको परफॉर्म किया जा सकता था। राजा के सामने से उसको गुजारना होता था, राजा उसको देखता था, और जब वह पब्लिश करने वाला होता था तब पब्लिश किया जाता था, या परफॉर्म किया माने परफॉर्मेबल होता था तो उसको परफॉर्म किया जाता था। लेकिन द एबोलिशन ऑफ द सेंसरशिप से क्या हुआ, इसका क्या प्रभाव पड़ा? इफेक्ट्स ऑफ एबोलिशन ऑफ सेंसरशिप। जब सेंसरशिप को एबोलिश कर दिया गया, उसके बाद इसका क्या प्रभाव पड़ा? नाउ द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन प्रोक्लेम्ड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन टू बी ए नेचुरल राइट। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किया वहां के लोगों को, डिक्लेरेशन
ऑफ द राइट्स ऑफ मेन एंड सिटीजन। इसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ये मिला लोगों को, और ये उसका एक नेचुरल राइट उसको प्राप्त हुआ। ये नेचुरल राइट था उसका, माने जन्म से ही ये अधिकार उसको मिल जाता था। अब क्या हुआ, तो इससे फ्रीडम स्पीच का फ्रीडम हो गया, एक्सप्रेशन फ्रीडम टू एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू स्पीच ये प्राप्त हो गया। न्यूज़पेपर्स, pamphlets, books and printed pictures flooded the towns of France, from where they traveled rapidly into the countryside। अब जो है एबोलिशन ऑफ सेंसरशिप से क्या हुआ, न्यूज़पेपर, पंफलेट, बुक्स, प्रिंटेड पिक्चर्स से फ्रांस का जो टाउन है वह भर गया, पट गया, और ये शहर से ट्रैवल होकर के तेजी से गांव देहातों तक पहुंचने लगा, कंट्री साइड तक पहुंचने लगा। दे ऑल डिस्क्राइब्ड एंड डिस्कस्ड द इवेंट्स एंड चेंजेज टेकिंग प्लेस इन फ्रांस। और उन सारे बुक्स, न्यूज़पेपर्स, पंफलेट्स में किस बात की जानकारी दी होती थी, ये सारे के सारे डिस्कस्ड होते थे, डिस्क्राइब रहते थे। इवेंट्स एंड चेंजेज टेकिंग प्लेस इन फ्रांस, उस दौरान फ्रांस में जो भी घटना घटित हो रही थी या जो भी परिवर्तन हो रहा था उसका सविस्तार वर्णन होता था उस न्यूज़पेपर्स में, उस पंफलेट्स में, उस प्रिंटेड पिक्चर्स में। फ्रीडम ऑफ द प्रेस also meant that opposing views of events could be expressed। अब क्या था, पहले राजा मैंने सेंसर ऑफ द किंग से उसको अप्रूव करना पड़ता था, तो इस तरह का जो भी बुक, न्यूज़पेपर या बुक्स या रिटन मटेरियल्स होते थे उसको सेंसर्ड कर दिया जाता था, यानी कि उसको पब्लिश्ड होने नहीं दिया जाता था। लेकिन जैसे ही उसका उन्मूलन हो गया, सेंसरशिप का एबोलिशन हो गया, अब क्या हुआ कि ये जो फ्रीडम मिला प्रेस को, इसका मतलब था कि अब अपोजिंग व्यूज ऑफ इवेंट्स, यदि मोनार्की के अगेंस्ट में भी यदि कोई व्यूज रहता था, कोई माने स्टेटमेंट होता था किसी इवेंट से संबंधित, यदि अपोजिंग व्यूज रहता था उसको भी एक्सप्रेस किया जा सकता था। प्लेज, सॉन्ग्स एंड फेस्टिव प्रोसेशंस attracted large numbers of the people। ये लोगों को अपने तरफ खींच रहा था, तो इस तरह से फ्रांस के लोगों को एक बहुत बड़ा हथियार मिल गया था। आपको पता होगा कि दिस वाज वन वे दे कुड ग्रास्प एंड आइडेंटिफाई विथ आइडियाज सच एज लिबर्टी और जस्टिस दैट political philosophers wrote about at length in text which only a handful of educated people could read। इस तरह से वह हथियार उसको मिल गया था। आज हम लोगों का यही टॉपिक होगा। अगले क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स अ लॉट।